Hello students, welcome to your new lecture of Geotechnical Engineering. You all are welcome in this lecture. In the previous session, we have discussed about the void ratio and effective pressure relationship, in which we have studied two curves. तो लास्ट हमने जो void ratio और effective pressure का कर्व हमने देखा था, दो टाइप के कर्व थे. एक था सिंपल कर्व जो कि void ratio और effective pressure यानी कि सिग्मा डैश के बीच में था. उसमें हमने देखा था वर्जिन कंप्रेशन कर्व, और उसके ऊपर से हमने एक सेमी-लॉग प्लॉट पे मतलब एक लॉगरिथमिक ग्राफ बनाया था. उसमें भी सेम आगे के ग्राफ जैसा ही था, लेकिन डिफरेंस कौन सा था? ओनली लॉगरिथमिक सेमी-लॉग टेबल का डिफरेंस था. ओके, तो हम सिंपल कर्व को जब सेमी-लॉग टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे लास्ट टाइम, तो हमने देखा था जो वर्जिन कंप्रेशन कर्व था वो एक रैंडमली स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और उसका जो कंप्रेशन का जो मतलब कंप्रेशन का जो स्लोप होता है कंप्रेशन कर्व का, वो वर्जिन कंप्रेशन कर्व का, उसे हम बोलते थे कंप्रेशन इंडेक्स, यानी कि जो कंप्रेसिबिलिटी का कोएफिशिएंट है वो बोलते थे कंप्रेशन कोएफिशिएंट. उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट पोर्शन में स्वेलिंग इंडेक्स देखा था CS, CC और CS, वो दोनों टर्म हमने लास्ट में देखे थे, कंप्रेशन इंडेक्स और स्वेलिंग और एक्सपांशन इंडेक्स. दोनों के फॉर्मूला भी देखे थे हमने कौन कौन से होते हैं. ओके, तो अब इससे आगे देखते हैं. तो अब आपका जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, यानी कि जो डेफिनेशंस है आपके सिलेबस में दी हुई है कि सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू कंसोलिडेशन. तो ये सब वही डेफिनेशंस है, ये आपको कंसोलिडेशन में याद रखनी है, समझनी है कि कैसे कौन सी डेफिनेशन क्या होना चाहिए. तो शुरुआत से शुरू करते हैं. सबसे फर्स्ट जो है वो आपका है AV, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलना चाह रहे हैं देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन वॉइड रेशियो और यूनिट इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव प्रेशर. देखना मैं अप्लाई कर रहा हूं वो वर्ड खास ध्यान रखना. डिक्रीज इन वॉइड रेशियो और यूनिट इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव प्रेशर. लास्ट टाइम हमने ग्राफ पे देखा था जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे हम, और उसके रिगार्डिंग जो वॉइड रेशियो था वो कम होता जा रहा था. यानी कि आपका वॉइड रेशियो है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे ही इंक्रीज ऑफ प्रेशर होगा. ओके, तो वो दोनों के बीच जो रेशियो है उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं AV. तो AV इज इक्वल टू डेल्टा E, यानी कि वॉइड रेशियो का डिफरेंस अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, यानी कि इफेक्टिव प्रेशर का डिफरेंस. डेल्टा यानी हम डिफरेंस के लिए डेल्टा यूज करते हैं. ओके, अब उसके आगे मैंने एक माइनस साइन लगाई है. ये जो माइनस साइन लगाई है वो क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले वो बताता हूं. तो माइनस साइन जो है वो इंडिकेट ये करता है कि वॉइड रेशियो जो है वो आपका कम होता जा रहा है. ओके, तो वॉइड रेशियो कम हो रहा है उसका मीनिंग कि वो डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीमेंट के लिए आगे मैंने माइनस लगाया हुआ है. पूरा आपका टर्म जो है वो माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये जो है वो डिक्रीमेंट के लिए है. अब देखो एज ए न्यूमेरिक वैल्यू देखो तो ये वैल्यू माइनस नहीं होगी. इसका रीजन क्या है कि पहले वॉइड रेशियो ज्यादा था, तो ज्यादा में से अब कम क्वांटिटी जो है वो डिडक्ट करेंगे तो वो आगे माइनस नहीं होगा. ओके, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है ये दिखाने के लिए हमें यहाँ माइनस लिखना पड़ रहा है. AV इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश. ओके, उसका जो यूनिट है वो इनवर्स ऑफ प्रेशर हो जाता है. ओके, प्रेशर का यूनिट किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर. ओके, इसका जो प्रेशर का जो मतलब देखो ये तो यूनिट लेस है. अब प्रेशर का यूनिट जो है, लेकिन प्रेशर जो है वो इनवर्स पे है, इसलिए इसका भी यूनिट कंप्रेसिबिलिटी का कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स ऑफ प्रेशर होगा मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर. ओके, ये चीज आपको याद रखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किसे बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन वॉइड रेशियो. डिक्रीज इन वॉइड रेशियो पर यूनिट इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव प्रेशर. इफेक्टिव प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है, वॉइड रेशियो में डिक्रीमेंट हो रहा है. डिक्रीमेंट हो रहा है वो दिखाने के लिए मैंने माइनस साइन यहाँ पे लगाई है. AV इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E अपॉन सिग्मा डैश. ओके, उसका जो यूनिट है वो प्रेशर का इनवर्स हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर. ओके, उसके बाद है दूसरी क्वांटिटी है
mv, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का इक्वेशन यानी कि उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर इक्वेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। देखो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। देखो, रेशियो किसके बीच में है? तो चेंज ऑफ वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो ये जो चेंज है उसे हम इक्वेशन में ऐसे दिखाते हैं, माइनस डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई0 इनटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश। ओके, अब हमें एक चीज ये पता है यहाँ पे आगे के रिजल्ट में से, कि माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश है वो तो हमारा एबी है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, तो वो वहां पे मैं रख दूंगा, तो mv इज इक्वल टू ab अपॉन 1 प्लस e0 हो जाएगा। ओके, और उसका भी यूनिट यही रहेगा मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। ओके, तो ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज mv, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, mv ab अपॉन 1 प्लस e0 जिसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। अब देखिए, ये आपको समझना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। When the soil is laterally confined, the change in the volume is proportional to the change in the thickness delta H। देखो, वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल टू द चेंज और इन द थिकनेस होती है। ओके, यानी कि जब इनिशियल वॉल्यूम होगा तो वो इनिशियल थिकनेस से प्रोपोर्शनल होगा। इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो आपका वो इनिशियल थिकनेस के मतलब प्रोपोर्शनल में होगा। यानी कि अगर हम ऐसा मान के चलेंगे, इनिशियल वॉल्यूम है वो इनिशियल थिकनेस h0 से प्रोपोर्शनल है, और जो आपका लास्ट में चेंज हो रहा है वो डेल्टा h है। तो डेल्टा h है, इसे हम यहां लिख सकते हैं माइनस डेल्टा h अपॉन इनिशियल इनटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। देखो, हमने जो फाइनल है वो यहाँ पे लिखा है, तो डेल्टा ई की जगह पे हम डेल्टा एच लिख सकते हैं, और 1 प्लस ई0 जो कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम है तो उसके प्रोपोर्शनल ऑफ इनिशियल थिकनेस h0 लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो h यानी कि थिकनेस के फॉर्म में होगा। ओके, तो mv इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h अपॉन h0 इनटू 1 प्लस डेल्टा सिग्मा डैश। तो ये जो होगा मैंने यहाँ से ट्रांसफॉर्म किया है उसे डेल्टा ई, जिसे हम इनिशियल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, इनिशियल वॉइड भी बोल सकते हो, इनिशियल वॉइड रेशियो भी बोल सकते हैं। उसके रिगार्डिंग जो वॉल्यूम है उसे हम डेल्टा एच बोलेंगे, और नीचे जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है 1 प्लस e0 जिसे हम h0 बोल सकते हैं। ओके, दोनों वैल्यू वहां पे पुट किए गए, और दूसरा जो इक्वेशन का फॉर्म बनाइए, एक ये फॉर्म है, दूसरा ये फॉर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज किसे बोलते हैं? सबसे पहले फिर से मैं बता देता हूं, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल पर यूनिट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। देखो, यहाँ पे प्रेशर इसलिए मैंने लगाया है ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर, इसलिए 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश होगा, लेकिन वो यूनिट होगा 1 हो जाएगा। फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, उसके रेशियो को हम mv बोलते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज बोलते हैं। अब हमें आगे के रिजल्ट में से ये पता है कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, और आगे माइनस, उसे हम ab बोलते हैं। तो ab की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो mv हो गया ab अपॉन 1 प्लस e0 जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर रहेगा। ये आपके कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का फर्स्ट इक्वेशन है ab के फॉर्म में और वॉइड रेशियो के फॉर्म में। अगर दूसरा हम थिकनेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है उसे हम h0 बोल सकते हैं, यानी कि इनिशियल थिकनेस बोल सकते हैं, और फाइनल जो हमारा वॉल्यूम है डेल्टा ई उसे हम डेल्टा h बोल सकते हैं। तो mv हो जाएगा mv इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h अपॉन h0 इनटू 1 अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, जो कि आपका वॉल्यूम चेंज का दूसरा इक्वेशन है। अब जो थर्ड टर्म है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ड्यू, अब देखो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपको
पता है कि ऑलवेज परसेंटेज में आता है। लास्ट टाइम जब टेलर का इक्वेशन था उसमें हमने देखा था कि u लेस देन 60 के लिए अलग इक्वेशन है, u ग्रेटर देन 60 के लिए अलग इक्वेशन है। तो वो देखते हैं कि u जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है। तो इट इज द रेशियो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। वो एक रेशियो है जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन एट अ गिवन टाइम। इसका रेशियो है amount of consolidation at a given time within a soil mass to the total amount of consolidation obtainable under a given stress condition। यानी कि हमें कोई स्ट्रेस कंडीशन दी हुई हो, यानी कोई लिमिट दी हुई हो स्ट्रेस कंडीशन की, तो वहां पे उस कंडीशन में कितना कंसोलिडेशन हो रहा है और हमारा कंसोलिडेशन की अमाउंट, वो दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम U बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू E0 माइनस EP E0 माइनस EF। देखो ये जो है उसमें U जो है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। E0 जो है वो होता है इनिशियल वॉइड रेशियो है, यानी कि कंसोलिडेशन स्टार्ट हो उससे पहले का इनिशियल वॉइड रेशियो E0। EF जो है वो फाइनल वॉइड रेशियो, यानी नीचे जो है इनिशियल और फाइनल का रिडक्शन करते हैं तो टोटल डेल्टा E मिल जाएगा। और ऊपर कहीं पे E0 माइनस ET है, यानी कोई भी कंडीशन पे देखो ET यानी वॉइड रेशियो एट अ टाइम t, हमें कितने टाइम पे कितना वॉइड रेशियो मिलेगा उसे ET बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, तो t की वैल्यू 1 2 3 ऐसे हो सकती है। ओके, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे ऐसा हो सकता है। तो ऐसे जब सेकंड्स की जरूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट करेंगे तब हमें ये जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसमें U है वो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, E0 है वो इनिशियल वॉइड रेशियो है, EF है वो फाइनल वॉइड रेशियो है, और ET जो है वो आपका वॉइड रेशियो एट अ टाइम t है। E0 माइनस ET E0 माइनस EF। ओके, ये इक्वेशन है आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का, और उसे ऑलवेज परसेंटेज में हम दिखाते हैं कि कितने परसेंटेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। ओके, तो ये तीनों टर्म आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो ये तीनों टर्म आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपकी 4 डेफिनेशंस है, जिसमें से एक दो जो है वो 2016-17 में आपको पूछी गई है कई बार। तो ये जो 4 डेफिनेशंस है वो आपके लिए बहुत ही काम की है। सबसे पहले है प्रेशर, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। तो इसमें ऐसा है, द टेम्पररी ओवरबर्डन प्रेशर टू व्हिच अ सॉइल हैज बीन सब्जेक्टेड एंड अंडर व्हिच इट गॉट कंसोलिडेटेड इज नोन एज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। देखिए पहले से समझाता हूं, the temporary overburden pressure to which a soil has been subjected। soil के ऊपर आ रहा है temporary overburden pressure। ओके, temporary overburden pressure जो कि soil से subjected है temporary base पे, and under which it got consolidated, और वो pressure के अंदर ही, यानी कि वो pressure पे वो consolidate होगी, is known as pre-consolidation pressure। यानी ऐसा temporary overburden pressure कि जिस प्रेशर पे सॉइल जो है वो आपकी कंसोलिडेट होती है, उसी प्रेशर को हम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बोलते हैं। ओके, टेम्पररी ओवरबर्डन प्रेशर की खास वर्ड याद रखना, टेम्पररी ओवरबर्डन प्रेशर टू व्हिच अ सॉइल हैज बीन सब्जेक्टेड एंड अंडर व्हिच इट गॉट कंसोलिडेटेड इज नोन एज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर इज नथिंग बट टेम्पररी ओवरबर्डन प्रेशर है अंडर व्हिच सॉइल इज गेट कंसोलिडेटेड। ओके, तो ये आपको पता चल गया प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। अब उसके बाद है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले किसे बोलते हैं वो देखते हैं। और क्ले इज सेड टू बी ओवर कंसोलिडेटेड if it has ever been subjected to a pressure in excess of its present overburden pressure। जो हमारी सॉइल है
वो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले बोलेंगे। लेकिन किस किस्से में बोलेंगे हम? इफ इट इज एवर बीन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, यानी वो कभी भी ऐसे प्रेशर में आई हो इन एक्सेस ऑफ इट्स प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर, यानी अभी उस पे जो प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर कहीं उस पे आया होगा, तो उसे हम ओवर कंसोलिडेटेड क्ले बोलेंगे। ओके, ओवर कंसोलिडेटेड इसलिए बोला क्योंकि उसमें पहले से ही कैसा मतलब प्रेशर ओवरबर्डन आ चुका है, बराबर? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है इफ इट इज एवर बीन सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इन एक्सेस ऑफ इट्स प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर। प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर जो पहले कहीं आ चुका है तो वो वहां ओवर कंसोलिडेट मतलब वो वहां कंसोलिडेट हो ही गई होगी। ओके, तो उसे ओवर कंसोलिडेटेड क्ले बोलते हैं। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। A clay is said to be over consolidated if it has ever been subjected to a pressure in excess of its present overburden pressure। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है वो है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, यानी कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले किसे बोलते हैं? पहले देखो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर हमने देखा कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर किसे बोलते हैं, उसके बाद ओवर कंसोलिडेटेड क्ले किसे बोलते हैं। अब उसका थर्ड जो है वो डेफिनेशन ये है, इट इज अ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, इट इज वन व्हिच हैज नेवर बीन सब्जेक्टेड। देखो उसमें सब्जेक्टेड था, उसमें एवर बीन था, यहां पे नेवर बीन है। व्हिच हैज नेवर बीन सब्जेक्टेड टू एन इफेक्टिव प्रेशर ग्रेटर देन द एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर, यानी कि ये क्ले ऐसी क्ले है, ये सॉइल सैंपल ऐसा सॉइल सैंपल है कि जिस पे एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर से ज्यादा प्रेशर कभी भी नहीं लगा है। नेवर बीन सब्जेक्टेड टू एन इफेक्टिव प्रेशर ग्रेटर देन द एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर एंड व्हिच इज आल्सो कंप्लीटली कंसोलिडेटेड बाय द एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर। और वो ओनली अभी जो प्रेशर लग रहा है ओवरबर्डन प्रेशर जो हम लगा रहे हैं उससे ही वो कंसोलिडेट हुई है। ऐसी क्ले को हम नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले बोलते हैं। इन द सेंस ओवर कंसोलिडेटेड क्ले माने कि वो क्ले जो पहले कंसोलिडेट हो चुकी है उसे बोलते हैं ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कि जो पहले कभी भी कंसोलिडेट नहीं हुई है ऐसी क्ले, यानी कि उस पे ऐसा ओवरबर्डन प्रेशर लगा ही नहीं है अभी तक प्रेजेंट मतलब वैल्यू तक कि उसका कंसोलिडेशन हो सके। ओके, तो ये दोनों के बीच दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले यानी कि पहले से कंसोलिडेट हो चुकी है ऐसी क्ले, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले यानी कि जो अभी अभी कंसोलिडेट हुई है हमारे एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर से। ओके, ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। उसका कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन मैंने बहुत ही अलग अलग करके समझाई है। उसके बाद चौथी डेफिनेशन जो है वो आपकी यहाँ पे अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। देखो अब इस पे क्या है, a soil which is not fully consolidated under the existing overburden pressure is called an under consolidated soil। अब देखो इस पे ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है लेकिन वो ओवरबर्डन प्रेशर से भी कंसोलिडेट नहीं हो रही है, ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे? अंडर कंसोलिडेटेड क्ले बोलेंगे। ओके, माने जिस सॉइल पे हम ओवरबर्डन एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन वो ओवरबर्डन प्रेशर भी इतना मतलब नहीं है इफेक्टिव कि उसका कंसोलिडेट हो सके। ओके, तो ऐसी सॉइल को हम अंडर कंसोलिडेटेड क्ले या तो फिर सॉइल बोलेंगे। तो ये चार जो काम है वो आपको याद रहना चाहिए। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर यानी कि टेम्पररी ओवरबर्डन प्रेशर अंडर व्हिच कंसोलिडेटेड गेट डन। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले यानी कि जो पहले से कंसोलिडेटेड है ऐसी क्ले। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले यानी कि जो अभी हुई हमारे एक्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर से कंसोलिडेट हुई है। और अंडर कंसोलिडेटेड क्ले यानी कि जो सॉइल पे यानी कि जिस सॉइल पे हम ओवरबर्डन एक्जिस्टिंग प्रेशर लगा रहे हैं तो भी वो कंसोलिडेट नहीं हो रही। ओके, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलेंगे? अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। ओके, तो इतने टर्म जो है वो आपको याद रखने हैं।
मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि ये सभी डेफिनेशंस आप एक बार नोटबुक में लिख लीजिए और जब तक याद नहीं आ रहा है तब तक लिखिए, क्योंकि लिखने से ही ये ऐसे टर्म्स जो है याद रहेंगे। बाकी ये ऐसी इजी लैंग्वेज में नहीं है कि आप कुछ भी पेपर में लिख सकोगे। ओके, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेफिनेशंस है वो वर्ड टू वर्ड आने चाहिए। मैंने जो मतलब अंडरलाइन किए वो वर्ड आने चाहिए डेफिनेशन में, तभी आपकी टेक्निकल डेफिनेशन जो है वैलिड होगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग and keep watching for updating videos of geotechnical